Hello developers, in this video of DevOps, we are going to learn about Linux file system architecture, Linux file system hierarchy, Linux file system directory and basic Linux commands. So let's get quickly jump into the video and always be a learner. आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे मेन डायरेक्टरी होती है लिनक्स सिस्टम में, उसके अंदर फिर आपकी जो है सब डायरेक्टरीज बनी होती है। इन्हें चाइल्ड डायरेक्टरी भी कहा जाता है क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर बनी है और ये डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज नहीं है, उनका पेरेंट हो गया। ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी डायरेक्टरीज है। अब सबसे पहले बात करते हैं, सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ पे मैं PWD कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि मैं अभी स्लैश के अंदर ये जो मेरी मेन डायरेक्टरी है इसके अंदर में इस वाली डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ डायग्राम से, तो मैं अभी इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, इस वाली डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं किसी यूजर से लॉग इन लूंगा, तो मैं जब PWD करूंगा तो वो क्या बताएगा कि वो यूजर किस जगह पे है। तो वो अगर उसकी अगर यहाँ पे टिल्ड साइन शो हो रहा है ना, अगर स्टार्टिंग पे अगर आपका टिल्ड साइन शो हो रहा है, इट मींस आप कहाँ होते हो, जिस भी यूजर से लॉगिन है उसकी होम डायरेक्टरी में होते हो, राइट। तो अभी मैं रूट से लॉगिन हूँ, तो मैं कहा हूँ इसकी होम डायरेक्टरी में, और रूट की होम डायरेक्टरी कहाँ है, ये वाली। ठीक है, यानी रूट जो भी काम करेगा, जैसा भी काम करेगा उस डायरेक्टरी में। अब यूजर बनाता है, हर यूजर को एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है ना काम करने के लिए, उसी तरह से इसको काम करने के लिए एक अलग से डायरेक्टरी दी है ताकि इसका एक अलग एनवायरनमेंट रहे, अलग ही काम करे। इसी तरह से रेगुलर यूजर से लॉगिन लूंगा तो यहाँ पे होऊंगा मैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच करने के लिए SU स्विच यूजर एफन, मेरे पास एक सर्वर नाम का यूजर है, मैंने उसमें लॉगिन ले लिया। अभी देखो कहाँ क्या आ गया, यहाँ पे नाम सर्वर आ गया, यहाँ पे मशीन का नेम, यहाँ पे भी क्या रहा है टिल्ड साइन, मतलब अभी हम सर्वर यूजर की होम डायरेक्टरी में है। चेक करना है PWD प्रेस करो, ये बता रहा है आप स्लैश के अंदर हैं होम नाम की डायरेक्टरी में और सर्वर में। अगर इसको यहाँ से बताऊं तो सबसे पहले स्लैश, आपकी मेन डायरेक्टरी तो ये रही, इसके अंदर होम ये रहा, और इसके अंदर ये सर्वर नाम का यूजर ये रहा, इस तरीके से। ओके, इसमें कोई डाउट है? नो सर। आ रहा है? यस सर। तो मैं बाहर आना है तो एग्जिट, मेरे को अभी मेरे माय कंप्यूटर पे जाना है तो स्लैश लिखूंगा CD करके, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, मेरी मेन डायरेक्टरी आ गई। अभी मैं LS करता हूँ तो देखो बिन देव होम MNT प्रोसेस लाइब्रेरी रन SRV वायर रूट ETC, ठीक है, रूट सब आ गई। ठीक है, तो मैं CD करके इस रूट में जाना चाहता हूँ, मैं रूट में जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ जाऊंगा क्या आ गया, वापस टिल्ड आ गया, मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया। ठीक है, CD स्लैश, तो यहाँ पे आपकी ये इतनी सारी डायरेक्टरीज पड़ी हुई है, किसमें इसका क्या मतलब है वो हम पहले समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले बात की जाती है, आपके यहाँ पे बिन होती है, ठीक है, सारी उधर मैंने इधर भी लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले होता है बिन,
इसे कहा जाता है यूजर बाइनरी। क्या बोलेंगे इसको? यूजर बाइनरी। ठीक है, यूजर बाइनरी के अंदर वो सारी कमांड्स होती हैं जो एक रेगुलर यूजर और एक रूट यूजर दोनों चला सकते हैं। ठीक है, बिन नाम की जो डायरेक्टरी है उसे यूजर बाइनरी कहेंगे, और इसके अंदर वो सारी कमांड्स पड़ी हुई होंगी जो एक हमारा रूट यूजर भी चला सकता है और अदर यूजर्स भी चला सकता है। ठीक है, तो बिन नाम की जो डायरेक्टरी है इसे कहते हैं यूजर बाइनरी। ठीक है, इसके अंदर सारी कौन सी होती है? वो सारी कमांड्स होती हैं जो एक रेगुलर यूजर और एक रूट यूजर एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो इसमें आपकी कमांड्स रखी हुई होंगी बिन नाम की डायरेक्टरी में, जो रूट यूजर भी चलाएगा और रेगुलर यूजर भी चलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बूट नाम का डायरेक्टरी। इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स होगी, मेन फाइल्स। अगर ये बूट नाम की डायरेक्टरी आपने हटा दी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट, क्योंकि इसी के अंदर मेन सारी फाइल पड़ी होती है। क्या क्या होता है इसमें? कर्नल होती है आपकी, और इसके अंदर आपका बूट लोडर होता है, सिस्टम फाइल्स होती हैं, वो बूट में रखी हुई होंगी। ठीक है, स्लैश डेव, आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं अपने लाइनेक्स सिस्टम के साथ में, उनसे रिलेटेड जो फाइल होगी डिवाइस से रिलेटेड, वो सारी इस डेव में होगी। ठीक है, जैसे ही आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे वो शो होगा, तो यहाँ पे इस डेव नाम की डायरेक्टरी में शो होगा। आपको इस जगह जाके देखना होगा। जैसे डिवाइस क्या होगा, आपका सीडी ड्राइव हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, आपने कोई अदर से एक्सटर्नल डिस्क ऐड करी है, तो वो कहाँ मिलेगी? आपको डेव में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में स्लैश ईटीसी। ठीक है, ईटीसी का मतलब क्या है? ईटीसी का मतलब इसके अंदर आपकी सारी वो फाइल्स और डायरेक्टरीज होंगी जो भी आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, जो भी सर्विस आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल्ड होती है, उनकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो कहाँ रखी हुई होगी? ईटीसी में। जैसे आपके विंडोज के अंदर आप जब देखते हो सी ड्राइव में जाके एक प्रोग्राम नाम से डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो सारे के सारे की फाइल वहीं पे रखी हुई होती है, राइट? उसी तरह से लाइनेक्स सिस्टम में आप जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज, सॉरी, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप इंस्टॉल कर रहे हैं, सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी ईटीसी में होगी। यहाँ जाके आप किसी की भी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से करोगे। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रहा है। यस सर। उसके बाद आएगा होम। होम क्या होती है? आपके जितने भी रेगुलर यूजर्स होंगे उनकी होम डायरेक्टरी इस होम नाम की जो डायरेक्टरी उसी में बनेगी। ठीक है, चाहे आप कितने भी रेगुलर यूजर ऐड कर लें, यूजर 1 2 3 4 5, जयपुर नाम से, इंडिया नाम से, राम नाम से, मोहन नाम से, जिस भी नाम से आप बना रहे हो, उन सब की होम डायरेक्टरी कहाँ होगी? यहाँ होगी। यानी कि वो जब भी लॉगिन होंगे इस डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन होंगे, जो भी काम करेंगे इस डायरेक्टरी में करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अलावा इन्हें बाहर जाने की तो परमिशन होगी इस डायरेक्टरी के, जैसे कि वो बिन बूट यहाँ जा तो सकते लेकिन कुछ कर नहीं सकते, यानी इनको सिर्फ रीड की परमिशन होगी, इन सब पे राइट करने की कोई परमिशन नहीं होगी। सर लेट सपोज हमको ये ना एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है एंड विद वो पर्टिकुलर यूजर के थ्रू करनी है। जैसे लेट सपोज हमको टॉमकिट इंस्टॉल करना है, हमने टॉमकिट एक यूजर बनाया एंड इंस्टॉल कर दिया, तो वो एक रेगुलर यूजर आता है, उसकी जो वो वैसे बेसिकली ईटीसी में जाना चाहिए, बट होम डायरेक्टरी में जाएगा तो मतलब होम के अंदर बनेगा उसका इंस्टॉलेशन, क्योंकि मैंने उसको टॉमकिट यूजर से बनाया नहीं इंस्टॉल। नहीं, देखो, पहली चीज तो ये कि जो आप रेगुलर यूजर बनाओगे उसे परमिशन नहीं होती किसी टूल को और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने। ठीक है, सिस्टम फाइल से रिलेटेड जो भी टास्क होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिन यूजर परफॉर्म करेगा, रेगुलर यूजर नहीं करेगा। रेगुलर यूजर का काम है सिस्टम को एक्सेस करना और उसके जो रिसोर्सेज उसे प्रोवाइड किए गए हैं, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दी गई है, उनको यूज करना, और उसके बाद में फाइल्स बनाना, डायरेक्टरी बनाना, कॉपी मूव करना, दैट्स इट। अगर बट सर इंस्टॉलेशन, बोलो बोलो, सॉरी सर, प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो?
सर एक्चुअली जैसे समटाइम्स क्या होता है, हमें क्लाइंट ने एक सिस्टम दिया, अब क्लाइंट हमें कभी भी रूट एडमिन नहीं देता, वो एक हमको एक्सेस बना के दे देता है एंड उसके अंदर इंस्टॉलेशन हमारे, जैसे मैं लेट्स सपोज मैंने ग्रास नाम का एक यूजर बना के दिया आपने, और मैंने ग्रास से इंस्टॉल जो मैं करूंगा, मैं ग्रास से लॉगिन करूंगा, सब कुछ मैं ग्रास से ही कर सकता हूँ। फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो मैं कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल इंस्टॉलेशन आकर इंस्टॉलेशन भी नहीं कर सकता, तो ये सही है या गलत है? पहली चीज तो कि मैं देखो इंस्टॉल ही नहीं कर सकता, देखो मैं कर सबसे सकता हूँ। पहली चीज तो ये है, जो रेगुलर यूजर होता है उनको अथॉरिटी नहीं होती है काम करने की, ठीक है। वो कोई सॉफ्टवेयर टूल वगैरह जो है सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि रेगुलर यूजर भी ये काम करे, तो रूट हाँ। यूजर उनको पहले तो प्रिविलेज करेगा, उनको पहले प्रिविलेज देगा। प्रिविलेज देगा कि वो क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि जब भी किसी रेगुलर यूजर से आप कोई भी कमांड चलाते हो तो उसके आगे पहले sudo लिखते हो, हाँ। ठीक है। तो sudo एक तरह की ऑथोरिटी होती है। sudo का फुल फॉर्म भी होता है सुपर यूजर टू। तो रूट ओके। यूजर जो है वो क्या करता है, वो ऑथोराइज्ड करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर यूजर यूजर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन उसको पहले sudo लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जितने भी रेगुलर यूजर है वो sudo लगाएंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक फाइल होगी जिसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि sudo कमांड कौन सा यूजर चलाएगा, उस यूजर का नाम लिख देंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर वही यूजर वो sudo कमांड को यूज करके सिस्टम रिलेटेड जितने भी टास्क है जिसकी उसे प्रिविलेजेस दी गई है वो काम करेगा। ओके। तो उस आफ्टर दैट जो इंस्टॉलेशन होगा उसको अथॉरिटी, तो वो ईटीसी में इंस्टॉल कर सकता है। हाँ, वो एचटीसी में ही इंस्टॉल्ड होगी, चाहे कोई सा भी टूल इंस्टॉल करो, उनकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो एटीसी में ही जाके स्टोर होगी। उसके बाद होम हो गई, होम के अंदर आपके रेगुलर यूजर्स हैं। लिब सिस्टम की जो लाइब्रेरीज होती हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज, वो आपको यहाँ मिल जाएगी इस लिब वाले में। एक लिब 64 के नाम से भी है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सिस्टम एंटर, ठीक है, लिब 64 एंड लिब, ठीक है। तो इसमें आपके सिस्टम लाइब्रेरीज हैं। इसके अलावा एस बिन, ठीक है, यहाँ पे थी हमारे पास बिन, जिसे हम क्या कह रहे थे, यूजर बाइनरी। यहाँ पे हमारे पास एस बिन, इसे कहते हैं सिस्टम बाइनरी, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, ये होती है आपकी सिस्टम बाइनरी। इसमें वो कमांड्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर चला सकता है, रेगुलर यूजर नहीं चला सकता, ठीक है। एस बिन में वो कमांड्स होगी जो आपका रूट यूजर चलाएगा ओनली, अदर यूजर्स नहीं चला सकते वो। सर ऐसी कोई चीज है जो मतलब एग्जांपल में कि लिब में ये इस टाइप की चीज ही होगी, जैसे एक्चुअली मैं लिंक नहीं कर पा रहा कि मैं लिब और बताता एस हूँ, लिंक। देखो, अब मैंने आपको बोला कि सिस्टम से रिलेटेड टास्क कौन परफॉर्म करेगा, मेन रूट ही करता है, अदर यूजर्स को अथॉरिटी नहीं होती। तो इसमें वो कमांड्स होगी जो सिस्टम टास्क परफॉर्म कर सके। जैसे अगर मुझे कोई यूजर ऐड करना है, तो किसी भी यूजर को ऐड करना, रिमूव करना, मॉडिफाई करना, इसकी प्रिविलेज सिर्फ रूट को होती है, अदर यूजर कोई नया यूजर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपना ही काम करेंगे। तो यूजर ऐड की परमिशन, और जैसे आप कह रहे थे मेरे को कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर मुझे कोई टूल इंस्टॉल करना है सिस्टम में, जो टूल इंस्टॉल करने की कमांड है, यम कमांड हो गई आपकी, आरपीएम कमांड हो गई, तो वो कौन चलाएगा, वो रूट यूजर चलाएगा, तो वो तो एसबीन में रखी होगी। बेसिकली मुझे रेपोजिटरी सेटअप करनी है लिनक्स के रेस्पेक्ट में, यम है या एपीटी है, गेट है, जो भी है, तो वो केवल एसबिन के थ्रू ही हो सकती है। हाँ, वो मतलब जो रेपोजिटरी को रन करने की जो कमांड है, यम कमांड है, हाँ। तो वो एसबिन में रखी होगी, और वो सिर्फ कौन चला सकता है, रूट यूजर। इसीलिए sudo के अंदर किसी रेगुलर यूजर का नाम मेंशन करके फिर उसके अंदर एसबिन में रखी हुई कमांड्स की परमिशन दी जाती है, जब वो यूजर एसबिन में रखी हुई कमांड को क्या कर सके, चला सके, लेकिन sudo लिख के चलाए। ओके। तो बेसिकली एक मैपिंग होती है कि हम जो भी सूडो से चलाएगा उसको अथॉरिटी होती है, और सूडो काइंड ऑफ है आईएम, अगर मतलब काइंड ऑफ एक एक्सेस है, अगर आज जिसके पास सूडो का एक्सेस है वो मतलब सिस्टम के पार्ट्स के कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर सकता है, यस, नॉट ऑल, ओनली पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, यस। मतलब सूडो यूजर क्रिएट नहीं कर सकता, लेट्स सपोज, मतलब मेरे को नहीं पता।
तो sudo अगर मान लो मुझे एक्सेस है तो मैं अपन ऐसे यूजर बना सकते हैं जो यूजर को भी एक्सेस दे सकता हूँ जो वो रेगुलर यूजर हो बट वो सारी ऑथोरिटी जो रेगुलर यूजर है वो सारे काम भी कर सकता है, यूजर भी ऐड करवा सकता है, लेकिन रूट यूजर अगर उसे प्रिविलेज देता है तो उसे सुडो यूजर बनाता है, तो बाकी जो है सारे काम सिर्फ रूट यूजर करता है। रूट यूजर कभी भी अपनी ऑथोरिटी किसी और को नहीं देता। उसके बाद ऑप्शनल्स, ऑप्शंस के अंदर क्या होगा, मेन कॉन्फ़िग, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो ईटीसी में गई, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फाइल्स भी होती है जो जाके स्टोर होती है आपके ऑप्शंस वाली फाइल, ऑप्शंस वाली डायरेक्टरी, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेस, आपके सिस्टम में जो भी करंट प्रोसेस चल रहे होंगे, रिसेंट में जो भी करंट प्रोसेस आपके सिस्टम पे रन हो रहा होगा, उन सब की जो फाइल्स क्रिएट होगी वो इस प्रोसेस नाम की डायरेक्टरी में। अभी मैंने कोई भी एप्लीकेशन, बोलो। sorry cut off regarding to I need a concern I need a clarification more regarding to OPT like if मतलब मेरे को कोई सर्विस कनेक्ट करनी है मतलब क्रिएट करनी है कोई एप्लीकेशन की तो बेसिकली वो मेरे अकॉर्डिंग शायद हम ओपीटी के अंदर बनाते हैं आई थिंक कोई सर्विस वो वाला पोर्शन सर्विसेज भी होगी, जैसे अभी आपने कोई टूल इंस्टॉल किया, कोई सेटिंग, जैसे कोई भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, रिलेटेड फाइल, तो वो सारी ईटीसी में जाएगी। ऑप्शंस में क्या जाएगा, ऑप्शंस में जैसे आपने वो जो टूल इंस्टॉल किया उसकी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स है जिसके अंदर जैसे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हो कि हाँ रीडमी फाइल होती है और कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स होती है ना, वो जाके स्टोर हो जाती है आपके इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो अगर अब मैं कहूँ जैसे मान लो लेट्स सपोज मुझे जावा की कोई बिल्ड डिप्लॉय करनी है तो मैं उसकी सर्विस बनाई वो सर्विस तो इंस्टॉल होगी मेरी ईटीसी में यस, बट उस सर्विस का जो जार फाइल होगी वो ओपीटी में मैं डाल सकता हूँ फोल्डर बना के इज इट फाइन हाँ यहाँ पे भी डाल सकते हैं आप, अदर डायरेक्टरी में भी डाल सकते हैं। ऑप्शंस में जस्ट जो टूल के साथ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं जो वर्किंग नहीं है, जस्ट उनको रीड कर सकते हैं आप, वो वाली फाइल्स जो है एक्स्ट्रा जो कि आपकी एप्लीकेशन में के साथ ना हो तो भी चलेगा, तो वो ऑप्शनल फाइल्स होती है, ऑप्शनल्स, तो वो ऑप्शनल्स फाइल्स इस तरफ आ जाती है, ठीक है। बट तो अभी एक्चुअली सर मैं अभी भी बेसिकली मैं बोलूँ ना जैसे लेट्स सपोज मेरे पास में कोई एप्लीकेशन का कोई पार्ट है जार फाइल है तो मैं उसको ओपीटी के अलावा कहाँ डाल सकता हूँ अगर मैंने उसको नॉर्मल यूजर के हिसाब से एक्सेसिबल हूँ लेट्स सपोज कोई यूजर है यूजर वन और यूजर वन वांट टू इंस्टॉल ए सर्विस तो उसका सर्विस का पोर्शन इंस्टॉल हुआ थ्रू द sudo etc में और मैंने उसकी जार डाल दी ओपीटी में तो यूजर टू भी उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता फर्स्ट वन उसके लिए आपको परमिशंस देनी पड़ेगी, जैसे परमिशन ओपीटी पे आ है, गया ठीक है ओपीटी है, ओके ओपीटी के अंदर आपने वो डाल दी, अब वो जो फाइल है उसके ऊपर परमिशंस क्या लगी हुई है, रीड की परमिशन है तो यूजर रीड कर पाएगा, एग्जीक्यूट की परमिशन है तो उसको एग्जीक्यूट करवा पाएगा, अगर उसको राइट करने की परमिशन है तो वो राइट भी कर पाएगा, तो डिपेंड ऑन परमिशंस। तो अभी यूजर पढ़ेंगे, यूजर के बाद परमिशंस पढ़ेंगे तो वन बाय वन अपन क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ओके, प्रोसेस के अंदर आपके जो सिस्टम में जो भी करंट प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सारे प्रोसेसेस की से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट होगी प्रोसेस, ठीक है। /mnt, लाइनक्स सिस्टम आपको एक डिफॉल्ट mnt फाइल बना के देता है, ये टेम्परेरी माउंट पॉइंट के लिए होती है। माउंट पॉइंट क्या होगी, जैसे कोई भी पेन ड्राइव वगैरह आपने अटैच करी सिस्टम में, अब पेन ड्राइव में कुछ डेटा है उसको आपको यूज करना है, एक्सेस करना है, तो बाय डिफॉल्ट उसको कुछ पेन ड्राइव होती है जो डायरेक्टली माउंट नहीं होंगे आपके सिस्टम में, यानी अटैच्ड नहीं, तो उनको माउंट करवाना होता है किसी डायरेक्टरी में, तो आप कोई नई डायरेक्टरी बना के भी उसे माउंट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप mnt में ही करो, आप कोई भी डायरेक्टरी बना के उसको माउंट करवा सकते हो, लेकिन सिस्टम ने अपनी तरफ से एक डायरेक्टरी बना के दी है कि अगर आप कोई भी पेन ड्राइव वगैरह अटैच करते हो और उसका डेटा आपको चाहिए तो आप यहाँ टेम्परेरी, वो मैं ही बोल रहा हूँ कि जो लाइनक्स सिस्टम है वो डिफॉल्ट mnt फाइल बना के देता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह को आप टेम्परेरी माउंट करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से एक बना के देता है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ नहीं बनानी किसी और डायरेक्टरी पे माउंट कराना है तो आप वहां पे भी करवा सकते हो, लेकिन सिस्टम अपनी तरफ से एक बना के देता है कि अगर आपको पेन ड्राइव वगैरह को माउंट कराना हो टेम्परेरी उसके डेटा एक्सेस करने के लिए तो आप यहाँ करवा सकते हो, ठीक है।
तो सर बेसिकली अगर मुझे मान लो कोई एनएफएस वो बनाना है एसएफटीपी सर्वर, तो मैं वो भी इस माउंट के अंदर बना सकता हूँ, उस माउंट के थ्रू की मतलब लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम मेमोरी को मुझे एसएफटीपी पे डालना है, शीट पे बनाना है, उसको एसएफटीपी बनाना है कुछ पोर्शन उसका, तो मैं माउंट में बनाऊंगा एज पर स्टैंडर्ड। हाँ, माउंट पे आप बना सकते हो। आपको बस बात मेंशन कर देना है कि हाँ यहाँ पे रखा हुआ है डेटा, ठीक है, मेंशन कर देना होता बस। या तो आप डायरेक्टली वहां मेंशन कर दो, वरना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके मेंशन कर दो, तो चेंज आप कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो हर चीज को, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं आप पूरे सिस्टम। उसके बाद में जैसे हमारे विंडोज सिस्टम में भी होता है, टेम्परेरी फाइल्स बनती है, कोई भी सर्विस रन करते हैं, एप्लीकेशन रन करते हैं, तो टेम्परेरी फाइल्स बनती है, तो टेम्परेरी के लिए टेम्प नाम की डायरेक्टरी दी हुई है। यूएसआर, यूएसआर के अंदर वो एप्लीकेशंस होंगी, वो कमांड्स होंगी जो एक यूजर आपका रन कर सकता है। अब बिन में और यूजर में क्या फर्क है, ठीक है, तो ये जो बिन नाम की डायरेक्टरी होती है, बेसिकली वो इस यूजर नाम यूएसआर नाम की जो डायरेक्टरी होती है इसके अंदर बनी हुई होती है। बाहर की तरफ जो बिन होता है वो एक लिंक होता है इसके अंदर बनी हुई बिन डायरेक्टरी का। इस वाले पिक्चर में मैं अगर दिखाऊं, ये जो बिन नाम की डायरेक्टरी है ये कहाँ बनी हुई है, यूएसआर। तो मेन डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पे बनी हुई होती है, बाहर जो दिखती है वो तो इसका लिंक होता है। चेक करके बताएं अगर सिस्टम में, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो बिन बनी हुई है ना, उसका कलर आप चेक करना, ठीक है। बिन लाइब्रेरी और लाइब्रेरी 64 देखो और एस बिन देखो, इनके कलर आपको कुछ चेंज नजर आ रहे हैं ना, बाकी सबके तो ब्लू है, वो भी डायरेक्टरी, ये भी डायरेक्टरी है, लेकिन वो जो इस कलर में नजर आ रही है ये क्या है, लिंक है। ओरिजिनल फाइल जो है, ओरिजिनल डायरेक्टरी जो है वो तो कहाँ रखी हुई है, इसके अंदर रखी हुई है यूएसआर। चेक करना है सीडी करके, यूएसआर में मैं जा रहा हूँ, या फिर मैं यहीं से सीडी नहीं करता, एलएस करके एलएस चला लेता हूँ यूएसआर। देखो यहाँ पे अब ब्लू कलर में दिख रहा है बिना आपको, ठीक है, तो मेन डायरेक्टरी ये है, ये तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसका लिंक है। चेक करना, एल कर लो, जो भी लिंक होगा उसके आगे इस तरह से लिखा होगा कि ये लिंक है। एल भी डायरेक्टरी होगी उसके आगे लिखा होगा डी, डायरेक्टरी है। कोई भी फाइल होगी उसके आगे लिखा होगा एफ, कुछ नहीं लिखा होता, वो ब्लैंक होता है, फाइल जो होती है। समझ में आया ये चीज? ओके सर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वैर, वैर के अंदर आपके सारे सिस्टम की वेरिएबल फाइल होगी। वेरिएबल फाइल्स क्या होगी, अब वेरिएबल फाइल्स वो होगी जिसका डेटा कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहा है। जैसे कि आपका आपने सिस्टम स्टार्ट किया, स्टार्ट होने से लेके जब तक आपका सिस्टम बंद नहीं होता, तब तक क्या होता है, आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस रन होते हैं, ठीक है, तो उन सारे प्रोसेस की एक हिस्ट्री बनती है, जिसे कहते हैं हम लॉग्स। सिस्टम की स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं उन सबके लॉग्स बनते हैं। तो वो लॉग्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है। तो उनको स्टोर कहाँ कराएंगे, उनको भी स्टोर कराना है, तो वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे, क्योंकि वो वेरिएबल है, कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपकी मेल्स मेल्स भी आती जाती हैं, ईमेल्स आते रहते हैं, तो वो भी कहाँ स्टोर होंगे, आपके वेयर में जाके स्टोर होंगे। आपका वेबसाइट, ठीक है, वो भी डायनामिक होता है, कंटेंट कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस होते रहते हैं, यूजर अपना अपना डेटा इंप्लीमेंट करता रहता है, तो वो जो index.html है वो भी कहाँ रखी होगी, आपके वेयर में, ठीक है। तो इसमें वो सारी डायरेक्टरीज फाइल आएगी जो कि वेयर, उसके बाद में कुछ सर्विस फाइल होती हैं सिस्टम की, तो वो एसआरवी रिकॉर्ड में जाती है, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका फाइल सिस्टम, इसके अंदर ये सारी आपकी डायरेक्टरीज होती है, चीजें सर लिखी हुई इसमें होती डिफरेंस क्या होता है बिन और एसबिन में? सिस्टम है। बिन, अच्छा। बिन, हाँ। एक तो बिन यानी यूजर बाइनरी, एस बिन सिस्टम बाइनरी। बिन के अंदर रखी हुई भी कमांड्स है वो आपका रेगुलर यूजर और रूट यूजर दोनों चला सकते हैं। एस बिन में सिर्फ वो कमांड है जो आपका ओनली रूट यूजर चला सकता है, रेगुलर यूजर नहीं चला सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल mkdir, ठीक है, और मैं यहाँ पे abc नाम की एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, तो ये मैंने चला दी। अब मेरे को चेक करना है ये mkdir कहाँ पड़ी है, तो आप एक कमांड चलाएंगे where
इज mkdir, एंटर। बता देगा कि ये यूएसआर के अंदर बिन में mkdir पड़ी हुई है। ये कहाँ पड़ी हुई है? बिन में पड़ी हुई है। ठीक है, मैं चलाता हूँ यूजर ऐड, ABC नाम का मैंने यूजर ऐड किया, यूजर ऐड हो गया मेरे पास। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ ये कहाँ पड़ी है? वेयर इज यूजर ऐड। ठीक है, ये यूएसआर के अंदर एस बिन में रखी हुई है यूजर ऐड, सिस्टम बाइनरी। मैं SU हाइफन रेगुलर यूजर से लॉगिन लेता हूँ। मैं mkdir इस नाम से चलाता हूँ। mkdir तो चल गई क्योंकि कहाँ पड़ी है? बिन में रखी हुई है। मैं यूजर ऐड चलाता हूँ, टेस्ट नाम से यूजर भी बना दो, एंटर। क्या बोला? परमिशन डिनाइड, नॉट लॉक /etc passwd टाइगर लाइट। तो ये नहीं कर सकता, ये कमांड नहीं चला सकता ये, क्योंकि वो सिस्टम बाइनरीज में पड़ी हुई है और उसकी प्रिविलेज नहीं है इस यूजर को। ओके, एग्जिट लेते हैं इस यूजर से। के अंदर कॉपी करना मतलब फाइल के लाइन बाय लाइन कॉपी करना। तो वो कैसे होगा? वो एडवांस कमांड में कंसीडर होगा या मतलब अभी बाद में बताओगे फिर या? अपन जैसे जैसे प्रोसेस करते जाएंगे ना, कि जैसे जैसे सर्विस को पढ़ते जाएंगे, वैसे अपन एडवांस कमांड पे आते जाएंगे। अपन को डेली नई कमांड्स के साथ में डील करनी है। आज आज जैसे अपन ने बेसिक पढ़ी, उसके बाद फाइल सिस्टम पढ़ा, अब यूजर पढ़ेंगे तो यूजर से रिलेटेड कमांड जाएगी। उसके बाद एडवांस कमांड पढ़ेंगे, अगर कोई फाइल फाइंड करनी तो फाइंड कैसे करेंगे, कॉपी करनी तो कॉपी कैसे करेंगे, कोई फाइल को रिडायरेक्ट कराना तो कैसे करवाएंगे। तो कमांड हाँ, आपके अभी जो आती अभी रहेगी। पढ़ी है वो तो बेसिक कमांड से, बट अभी जो आएगी वो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैसे चेंज मोड है, चेंज यूजर है या? यस 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 यस, वो आगे एडवांस कमांड आती रहेगी। ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू। चलो अभी आगे सर बात आप करते हैं। रिकॉर्डिंग भेज देना आज। बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे सर। अभी आगे चलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब सिस्टम को हम एक्सेस करते हैं, हम है यूजर, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इजीली। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, हम ही एक्सेस करें। अब हम चाहते हैं कि हम किसी और को भी प्रिविलेज करें कि वो भी हमारा सिस्टम क्या कर सके, एक्सेस कर सके। यहाँ पे ये मेरा फ्रेंड है, मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड भी क्या करे, मेरे सिस्टम को एक्सेस करे। तो मुझे अगर इसको एक्सेस देना है तो मैं क्या करूंगा, तो ये भी मेरा एक्सेस कर पाए। मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करूंगा और एक पासवर्ड जनरेट करूंगा और यूजर आईडी और पासवर्ड में दे दूंगा इसको। ये आएगा मेरे सिस्टम पे, सिस्टम को स्टार्ट करेगा। इसको लॉगिन स्क्रीन मिलेगी, इसको बोला जाएगा कि आप अपना यूजर नेम दे, पासवर्ड दे। तो ये अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा और लॉगिन हो जाएगा मेरे सिस्टम पे, और जो भी काम की प्रिविलेजेस है ये वो काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल पर्सन को आपके सिस्टम पे एक्सेस देने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, यूजर्स क्रिएट करते हैं। ओके, अब टाइप ऑफ यूजर्स की बात करते हैं। यूजर्स कितने टाइप के होते हैं इन लाइनेक्स? तो लाइनेक्स के अंदर अगर आप बात करते हो यूजर्स की, तो लाइनेक्स के अंदर आपके 3 यूजर होते हैं। सबसे पहला होता है रूट यूजर, जिसे सिस्टम यूजर, सॉरी सिस्टम नहीं, रूट यूजर जिसे एडमिन यूजर कहा जाता है। एडमिन के साथ साथ इसे सुपर यूजर भी कहा जाता है। ठीक है, रूट यूजर जो है वो आपके सिस्टम में कुछ भी काम कर सकता है, किसी भी यूजर को ऐड कर सकता है, किसी को रिमूव कर सकता है, किसी भी यूजर्स की फाइल को हटा सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, नई क्रिएट कर सकता है।
सिस्टम से रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। रूट को कहीं पे भी किसी भी अकाउंट में जाने के लिए किसी प्रिविलेज की जरूरत नहीं होती, किसी भी सिस्टम फाइल के अंदर जाके छेड़खानी करने के लिए किसी प्रिविलेज की जरूरत नहीं होती, वो ऑनर होता है एक तरह से, ठीक है। वो किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी में घुस जाएगा, उसकी फाइलें रिमूव कर देगा, उसको खुद को रिमूव कर देगा, उस यूजर को रिमूव कर देगा, ठीक है। उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, रूट यूजर को कहीं रोक टोक नहीं होती है। ये एडमिन यूजर होता है। इसका जो आईडी होगा, इसका आईडी हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसका आईडी 0। इसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो होगी आपके स्लैश के अंदर रूट नाम से, यानी कि पहला वाला तो आपकी मेन डायरेक्टरी है, उसके बाद में रूट नाम की जो है ये इसकी होम डायरेक्टरी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? हेलो? तो सर अभी नहीं है। ठीक है। इसके बाद में होता है आपके सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर को आप वो एप्लीकेशन यूजर भी बोल सकते हैं, बोला भी जाता है इन्हें एप्लीकेशन यूजर। सिस्टम यूजर्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम में जब आप कोई टूल या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ में इंस्टॉल होते हैं। उन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए उन हर सॉफ्टवेयर का एक यूजर भी इंस्टॉल होता है, इसलिए उन्हें सिस्टम यूजर कहा जाता है। सिस्टम यूजर कब क्रिएट होते हैं? ये ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, जब भी आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने टॉमकैट इंस्टॉल किया, तो टॉमकैट की सर्विसेज जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, हाँ, तो टॉमकैट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको रीड करना, उनको मैनेज करने का जो काम करता है वो सर्विस यूजर करता है, ठीक है। ये कब इंस्टॉल होगा? जब टूल आप इंस्टॉल कर रहे होंगे अपने सिस्टम के अंदर, वो यूजर क्रिएट होगा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, इसलिए उनको सिस्टम यूजर्स कहा जाता है। हम आगे इन पे देखेंगे, ये हम इन पे होता क्यों है इंस्टॉल? एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया है कि जब भी आप कुछ इंस्टॉल करके इवन सर्विस भी क्रिएट कर रहे हो तो सर्विस का एक यूजर बना देता है, बट इसकी नीड मतलब बेसिकली रीजन पीछे। बेसिकली जब वो सर्विसेज आपके सिस्टम पे रन हो रही होती है, ठीक है, तो वो सर्विस रन बेस पे होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बेस पे, के जो से फिर वापस जो कोई डेटा बन रहा है उसको जनरेट कर, ये सब प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक यूजर बनाया जाता है। यूजर ही इन सारी चीजों को हैंडल करता है, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करवाना, वहां से डेटा उठाना और वो देना, ठीक है। तो वो उन सब के लिए, हर एक सर्विस के लिए एक यूजर होता है, वो पर्टिकुलर उस सर्विस के लिए डेडिकेटेडली काम करता है। इसके अलावा वो आप किसी और सर्विस से कोई लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंट, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस रहेगा, वो किसी और सर्विस से जाके की फाइलों को रीड नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी सर्विस को मैनेज करने के लिए होता है, इसलिए हर सर्विस सर का एक बेसिकली यूजर मैं होता है। मतलब बोलो। हाँ मतलब बेसिकली मैंने फेस मतलब लोग मेनी टाइम्स की जो लिनक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो यूजर एक्सेस का ही होता है। मतलब लेट्स सपोज मैंने किसी और से इंस्टॉल कर दिया, बाद में मुझे रिवर्ट बैक रोल बैक करना पड़ता है सॉफ्टवेयर जस्ट बिकॉज ऑफ की यूजर एक्सेसिबिलिटी का। तो अगर मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं उसी यूजर से ही सारे एक्शन परफॉर्म करूँ इंस्टेड ऑफ की जो मैं जिससे लॉग इन हूँ। हम्म, देखो बेसिकली होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात है वो तो यूजर्स जो है हमारे रूट यूजर और रेगुलर यूजर की बात है। और जो सिस्टम यूजर्स है वो क्रिएट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, और वो क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारे सिस्टम के अंदर वो टूल इंस्टॉल हो रहा होता है। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वो क्रिएट होते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को, उनकी डेटा को मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर यूजर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि इंस्टॉल कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। बस तो उनको मुझे तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। हाँ, वो बस उसका ये होता है कि जैसे सर्विस रन होगी उसका काम होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सबसे पहले रीड करना कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करने, उसी के अकॉर्डिंग सर्विस को रन करवाना है।
ठीक है, जैसे सर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक आप एडमिन यूजर हो, आपने मुझे सिस्टम बना के दिया ग्रास यूजर से, और फिर मैंने इसमें टॉमकिट इंस्टॉल किया, तो जो इंस्टॉल हुआ टॉमकिट यूजर से इंस्टॉल हुआ टॉमकिट सर्वर। ठीक है, देन मुझे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है टॉमकिट यूजर पे, तो बाय डिफॉल्ट ग्रास वाले को एक्सेसिबिलिटी नहीं होती उसको। बेसिक कमांड्स में एक तो वही UMI, इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि आप इससे लॉगिन है। ठीक है, लॉगिन नेम से भी आपको ये पता चल जाएगा कि आप इससे लॉगिन है। ठीक है, ls किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट चेक करने के लिए काम में आता है। ठीक है, कैट किसी फाइल का कंटेंट चेक करने के काम में आती है। डेट से आप डेट चेक कर सकते हो, कैल से आप कैलेंडर चेक कर सकते हो। ठीक है, ls किसी भी फाइल किसी भी कमांड से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए या उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी तो मैन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमने और भी काफी सारी कमांड्स देखी थी। mkdir जिससे डायरेक्टरी क्रिएट करना है, rmdir जिससे डायरेक्टरी रिमूव करना है। ठीक है, एम्प्टी डायरेक्टरीज, और ऐसी डायरेक्टरीज जिसके अंदर कंटेंट है, स्टोर्ड है, कुछ डेटा स्टोर्ड है, यानी कि सब डायरेक्टरीज बनी हुई है, फाइल्स बनी हुई है, ऐसी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए rm रिमूव कमांड हमने यूज करी थी। ठीक है, फाइल बनाने के लिए हमने टच कमांड यूज में ली थी। टच का मेन काम टाइम स्टैम्प चेंज करने का होता है, लेकिन जब उसे कोई ऐसी फाइल नहीं मिलती तो ब्लैंक फाइल क्रिएट करके उसको टाइम स्टैम्प सेट कर देती है। इसके अलावा विम के थ्रू हमने बनाया था ये टेक्स्ट, विम जो है हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, तो आज कुछ और फाइल बना लेते हैं। जैसे मैंने बनाई एक फाइल बना लेता हूँ मैं, टेस्ट नाम से मैंने एक फाइल बनाई और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। टेस्ट करता हूँ, इस डायरेक्टरी में यहाँ पे टेस्ट नाम से एक फाइल आ चुकी है, मैंने अभी जस्ट बनाई। तो अगर मुझे अब इस फाइल को कहीं मूव कराना है, कॉपी करवाना है तो कैसे करवाएंगे? तो जैसे मुझे इस टेस्ट को कॉपी करवाना है इस डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में क्या पड़ा है। तो ls डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कुछ भी नहीं पड़ा है, खाली है ये अभी। मुझे टेस्ट को कॉपी करवाना है डॉक्यूमेंट्स में, तो कमांड जो हम यूज करेंगे वो आएगी हमारी cp कमांड, कॉपी। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सोर्स, देन उसके बाद आएगा डेस्टिनेशन। cp टेस्ट मेरा सोर्स है, जैसे मुझे कॉपी करवाना है डॉक्यूमेंट्स पे, एंटर। ls टेस्ट यहाँ पे है ही है, ls डॉक्यूमेंट्स पे जाके हम चलाते हैं, वहां पे भी एक टेस्ट नाम की फाइल आ गई। गेट टेस्ट यहाँ पे करते हैं, इसका यही है गेट टेस्ट, गेट डॉक्यूमेंट वाले टेस्ट का कंटेंट बताओ। ठीक है, तो इस तरह से आप एक फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब बात आती है डायरेक्टरी की। mkdir abc नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, ls करके चेक कर लेते हैं, ये मेरी डायरेक्टरी है। अब इस abc नाम की डायरेक्टरी को भी मेरे को कॉपी करवाना है, कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो कैसे करना? तो सेम सोर्स डेस्टिनेशन cp है ना, cp सोर्स क्या है मेरा? abc नाम की डायरेक्टरी है, और इसको मेरे को कॉपी करवाना है डॉक्यूमेंट्स में। एंटर करूंगा, एरर आ जाएगी, बोल रहा है cp -r नॉट स्पेसिफाइड, तो -r आप लगाए रिकर्सिव। ठीक है, ओमिटिंग डायरेक्टरी abc। तो जब भी फाइल आप कॉपी करोगे इजीली कॉपी हो जाएगी, लेकिन जब आप किसी डायरेक्टरी को कॉपी करने जाओगे वो कॉपी नहीं होगी, उसको आपको ऑप्शन देना पड़ेगा r फॉर रिकर्सिव, बिकॉज फाइल अपने आप में एक सिर्फ एक फाइल होती है, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपका जो
डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज भी होती हैं, फाइल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सीपी क्या ऑप्शन लगाना पड़ेगा, -r, ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज होती है, फाइल्स होती है, बहुत सारा कंटेंट्स भी होता है, ठीक है। इस वजह से वो डायरेक्टली उसको कॉपी नहीं करता है, वो पहले इंश्योर होना चाहता है कि हाँ आप इसके अंदर रखा हुआ कंटेंट भी आप कॉपी करवाना चाहते हैं। तो -r आप यूज कर लो, एंटर, कॉपी हो गया, ls डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट भी एबीसी भी आ गया ना उस तरफ, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली कमांड चलाई, तो कमांड जस्ट एग्जीक्यूट हो गई, है ना, कोई आउटपुट नहीं आया। मैं जब इसे कॉपी कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आउटपुट भी बताए। मैं इस बार डाउनलोड्स में कॉपी करना चाहता हूँ, करते हुए एबीसी को मैं देखना, मैं चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि आप कॉपी कर रहे हो। तो आप वी भी यहाँ पे लगा सकते हो। वी क्या करेगा, इस वी का मतलब होता है वर्बोज, वो आपको बताएगा कि हाँ आपकी डायरेक्टरी कॉपी हुई है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कमांड चलाई थी, कमांड एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि कॉपी हुआ या नहीं हुआ। हमने जाके चेक किया उधर कि हाँ कॉपी हुआ, लेकिन आप वी ऑप्शन लगा देंगे तो बताएगा कि मैंने इस एबीसी को कॉपी किया है डाउनलोड्स के अंदर, और वो इस तरह से ये एबीसी, ठीक है। तो वर्बोज भी, ठीक है। तो वी का मतलब दोबारा बताएंगे, वी की वी का मतलब तो वर्बोज, वर्बोज मतलब क्या करता है, वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। आउटपुट जैसे कि मैं सीपी -r abc मैं कॉपी करवाना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कॉपी हो गया ये, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि उधर कॉपी हुआ है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ls डेस्कटॉप पे जाके, हाँ एबीसी इधर आ चुका है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये कॉपी हो रहा हो, उसी समय कॉपी होते ही मुझे साथ ही साथ बता भी दे कि हाँ ये कॉपी हुआ है। तो उसके लिए आप वर्बोज यूज करो, ठीक है। तो कमांड सेम रहेगी, बस हम क्या करते हैं यहाँ पे वी लगा देते हैं, तो वो आउटपुट भी देगा कि मैंने ये कॉपी किया है। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप की जगह मैं लेता हूँ म्यूजिक, तो कमांड तो चली साथ में इसने क्या बताया कि हाँ ये मैंने इस तरफ कॉपी किया है। समझ में आया या डाउट अभी फिर से बताऊं? नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू। क्लियर, आउटपुट देगा, है ना। कमांड पे बफ कर सकते हैं, राइट। दूसरा होता है मूव। मुझे एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना है, तो कैसे करवाएं। ls मेरे पास यहाँ पे टेस्ट नाम की एक फाइल है, मुझे इसे मूव करवाना है कहाँ पर, इस पिक्चर्स नाम की डायरेक्टरी में। तो सेम है, mv source destination, ये mv source टेस्ट को मेरे को डालना है पिक्चर्स में, ठीक है। एंटर, ls करता हूँ, यहाँ पे से टेस्ट गायब हो गई है। कॉपी क्या करता है, कॉपी नई फाइल बना देता है, राइट, उस तरफ। और मूव क्या करता है, जो फाइल होती है उसी को उठा के उस तरफ मूव करवा देता है। सर कट और मूव में डिफरेंस क्या रहेगा? कट और मूव में डिफरेंस क्या होता है? कॉपी और मूव में डिफरेंस क्या होता है? कॉपी क्या करता है, अगर जैसे अपने अच्छा, विंडोज में कट चलता है और यहाँ मूव होता है, सिमिलर होता है, यहाँ भी कट होता है।
यहाँ पे है ना मूव कट की जगह मूव ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी फाइल को मूव करवाना है, सीधा एमवी कमांड चलाया और आपने दूसरी जगह उसको मूव करवा दिया। तो यहाँ पर कट मूव नहीं होता का? नहीं, कट नहीं होता है यहाँ पे, कट नाम से कुछ कमांड भी नहीं है। कट में है तो सही कमांड, बट इसका ज्यादा यूज नहीं लेते हैं, एमवी यूज में लेते हैं। मैन कट रिमूव सेक्शन फ्रॉम ईच लाइंस, तो ये जो है वो फाइल के अंदर से लाइंस को रिमूव करने के लिए काम में आती है कट, ठीक है। फाइल के अंदर लाइंस को कट करने का काम में आती है। और ये जो है मूव, फाइल ट्राई को करें, मूव करवाने। अगर कट चला सकते हैं यहाँ पे एक बार अपन टेस्ट करने के लिए। चला। थैंक यू सर। मूव का क्या काम है, तो रीनेम करने का फाइल और मूव करने का, ठीक है। दो काम में आपकी यूज आएगी, ठीक है। एक बार ये मेन देखते हैं, इसके बाद फिर उसको भी देखते हैं कट। तो अभी हालांकि मैंने क्या करा, एक टेस्ट नाम की फाइल थी जिसको मैंने मूव करवाया था पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो एलएस पिक्चर्स को देख लेते हैं। पिक्चर में गया है नहीं, गया टेस्ट इस तरफ मूव हो गई है। अब एबीसी वाली डायरेक्टरी भी मेरे को मूव करवानी इसी पिक्चर्स में, तो एमवी एबीसी, इसको कहाँ मूव करो, इसको भी मूव करा दो पिक्चर्स में। हाइफन आर नहीं आएगा इसमें नहीं आता है, वो सीधा मूव करो, यहाँ से एबीसी बट गायब। एक फोल्डर मल्टीपल फाइल्स हो तो आर लगेगा या वो भी नहीं लगेगा? नहीं, वो मूव हो जाएगा, इसमें नहीं पूछेगा वो आपसे। एबीसी इस तरफ मूव, ये एमवी कमांड मूव कराने के साथ साथ रीनेम भी करता है। रीनेम जैसे कि यहाँ पे ये टेस्ट नाम की फाइल पड़ी है, मुझे इसे रीनेम करना है, ठीक है। तो सेम एमवी कमांड सोर्स में आएगा नेम जो भी आपको देना है, और डेस्टिनेशन जिस फाइल का आपको, उस फाइल का नाम जिसका आपको चेंज करना है, फाइल जिसका नाम चेंज करना है, वो फाइल भी को न्यू नाम देना है, इसको टेस्ट को एंटर। लोकेशन तो उल्टा होगा, ठीक है। पहले फाइल का नाम आएगा एमवी में, उसके बाद में डेस्टिनेशन में वो नेम आएगा जो आप देना चाहते हो, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ इस चीज को मैं, एमवी यहाँ पे आएगी फाइल, सोर्स फाइल जिसका नाम चेंज करना है, देन डेस्टिनेशन के अंदर यहाँ पे सोर्स भी लिख देता हूँ, सोर्स में आएगी फाइल जिसका नाम चेंज करना है, देन डेस्टिनेशन के अंदर नेम जो आपको देना है फाइल, ठीक है। एलएस XYZ है, XYZ का नाम भी मुझे कुछ अलग रखना है, एमवी यहाँ पे XYZ लिखा, और मैं चाहता हूँ इसका नाम इंडिया रखा जाए, XYZ का इंडिया हो गया। XYZ के अंदर इंडिया का कैट में करता हूँ, इंडिया कंटेंट न्यू फाइल के नाम से हमने इसमें डाला था, तो वही कंटेंट इसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दो मिनट है ना। अब यहाँ देख लेते हैं फाइल्स कौन कौन सी है। विम इंडिया के अंदर जाके मैं कुछ और लिख देता हूँ, लाइक
कुछ लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं कट कमांड चला था, ठीक है। कट के अंदर मैंने लिखा इंडिया, ये क्या दे रहा है, एरर, यू मस्ट स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ बाइट। तो मैंने करा कट करा, जो भी मैंने लिखा था उसका फर्स्ट कैरेक्टर उठा के ले आया है, ठीक है। मैंने लिखा जयपुर इज अ पिंक सिटी, उदयपुर इज अ लेक सिटी, तो पहले वाले लाइन का जे, सेकंड वाले का यू उठा के लाया। मैं यहाँ कहता हूँ कि 2 कर दो, ये सेकंड नंबर वाला लिखे है। जयपुर के अंदर जे ए आएगा, उदयपुर के अंदर यू डी, डी वाला जो है वो लेके आया, ठीक है। मैंने कहा 1 स्पेस 2 स्पेस 3 लेके आओ, ठीक है। तो आगे के 3 कैरेक्टर लाए। तो ये कट कमांड ऐसे काम करती है, कैरेक्टर्स को कट करके लगती है। सर मतलब ठीक है, मुझे समझ पूरी में? मतलब मोर देन 20 चाहिए, तो मैं 20 तो लिखूंगा नहीं, तो फिर वो कैसे लेंगे, मतलब एन वो नंबर 20 नहीं फिर है आपको, मेरे हाँ, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पास। ऐसे नहीं 1 डॉट डॉट 20 लिख दिया मैंने, 1 डबल डॉट 20 या 1 डबल डॉट। नहीं, उसके अंदर फिर ऐसा कर सकते हो आप इसको, लाइक मैंने बोला 1 2 5, ठीक है, समझ गए? आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करने वाले हैं फाइल सिस्टम, ठीक है। कॉपी मूव हो गया, ठीक है, फाइल बनाना आ गया, डायरेक्टरी बनाना है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, हाँ बोलो। सर, जैसे कि अपन ने कॉपी किया तो उसमें अपन आरवी ऑप्शन यूज़ किया ताकि अपन को जब एग्जीक्यूट हुए तो आउटपुट दिख सके उसका कि कैसा वो कहाँ पे कॉपी हो रहा है। ऐसे मूव में कोई ऑप्शन रहता है क्या जब मूव फाइल में मूव हो आप रही है? मूव में आप देख सकते हो, मूव में ऑप्शंस कौन कौन से हैं। बी है फॉर बैकअप, फाइल फोर्स, आई फॉर इंटरप्रेटर। आउटपुट के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ओके। वर्बोस तो है, तो सही, वर्बोस आप यूज कर हाँ। सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एलएस हम करते हैं, ठीक है। अब इस इंडिया को मूव कराता हूँ मैं इस वीडियो वाली इसके अंदर, तो एमबी हाइफन में चाहता हूँ वर्बोस मूव भी करा है, और मुझे बताएं भी कि मैं इसको मूव करवा रहा हूँ। मैंने करा वीडियोस, ओके, कैपिटल है, तो उसने मूव भी करा और मुझे बता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा आपका, जी नहीं, ठीक है। एलएस करता हूँ, इंडिया यहाँ पे है नहीं, और कहाँ पे हमने मूव करा था, वीडियोस में, वीडियोस के अंदर चेक करते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे। दो मिनट है ना। फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो आपने विंडोज यूज किया है हमेशा से। विंडोज के अंदर आपने देखा होगा कि जो आप डेटा स्टोर करा तो विंडोज में कैसे होता है, विंडोज में सबसे पहले होगा आपका यहाँ पे माय कंप्यूटर होगा,
फिर इस माय कंप्यूटर में आप अपना डेटा स्टोर कराते हैं, उसके लिए अलग अलग ड्राइव्स बनी हुई होती है। एक होती है आपकी सी ड्राइव, जिसमें आपका पूरा का पूरा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। इसके अलावा फिर आपको जो अदर डेटा यूज कराना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स बनाते हैं। एक ड्राइव ये मैंने बना दी, एक और ड्राइव यहाँ बना दी। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, ये हमारा सी ड्राइव, हमारा डी ड्राइव, हमारा ई ड्राइव। इस तरह से होता है। सी के अंदर आपका ओएस रहता है, ठीक है, इसे प्राइमरी भी बोला जाता है। और यहाँ पे आपका डेटा रहता है, अदर डेटा, जो भी आप मूवीज, इमेजेस, जो भी आप रखते हैं, वो सारा अदर डेटा के लिए आप इस तरीके से माय कंप्यूटर में क्या बनाते हैं, ड्राइव्स बनाते हैं, राइट। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। उसी तरह से लाइनक्स का जो आर्किटेक्चर है, ये क्या हो गया, ये तो गया विंडोज का आर्किटेक्चर। लाइनक्स की बात करते हैं तो लाइनक्स में आर्किटेक्चर किस तरह से होता है। लाइनक्स के अंदर लाइनक्स के आर्किटेक्चर में सबसे पहली चीज होती है डायरेक्टरी। इसमें ड्राइव्स नहीं होती आपकी, ठीक है, इसमें होती है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है, वही जो अपन विंडोज में फोल्डर बनाते हैं, उसे यहाँ डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगी इसकी एक मेन डायरेक्टरी, ठीक है, इसे मेन डायरेक्टरी कहते हैं। इसे रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं, इसे माय कंप्यूटर भी कहते हैं। और इसे, इसका जो नाम होता है वो नाम होता है इसका स्लैश, ठीक है, इसे स्लैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लैश, ठीक है। आप इसे रीनेम नहीं कर सकते, आप इसे बदल नहीं सकते। आपने देखा कि यहाँ तो स्लैश है, मेन डायरेक्टरी जो कि माय कंप्यूटर है उसका नाम स्लैश है, मुझे बदलना है, नहीं बदल सकते, जो इसका नाम है वही रहेगा। इसके अंदर जो है फिर सब डायरेक्टरीज होती है। सबसे पहले मेन डायरेक्टरी, उसके बाद में इसके अंदर बनने वाली जो डायरेक्टरी उनको हम बोलेंगे सब डायरेक्टरी। चाइल्ड डायरेक्टरी, ये क्या हो जाएगा, पेरेंट डायरेक्टरी हो जाएगी, ठीक है। तो सारी डायरेक्टरी इसके अंदर माउंटेड होती है। फिर जैसे कि बहुत सारी डायरेक्टरीज होगी, लाइक बिन है, बूट है, होम है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल कहाँ रहेगी, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल रहेगी बूट में। इसमें यूजर्स जो है हमारे रेगुलर यूजर्स, उनकी होम डायरेक्टरी कहाँ होगी, होम में। जो हमारा एडमिन यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी रूट, तो इधर भी रूट और इधर भी रूट, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको। अभी जैसे मैंने विंडोज मशीन ऑन कर दी, क्या मिला हमें, डेस्कटॉप मिला, ठीक है। तो डेस्कटॉप किसका मिला मुझे, मैंने कोई जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा तो एक यूजर बना होगा, यूजर बना है, और उसी यूजर का यहाँ पे डेस्कटॉप मिला है, यानी उसका वर्किंग एनवायरनमेंट है। अगर मैं कोई नया यूजर बनाता हूँ और फिर मैं उससे लॉगिन लेता हूँ, तो मुझे एक फ्रेश डेस्कटॉप मिलेगा जिसपे ये इस तरह से कोई डेटा पड़ा हुआ नहीं होगा। तो वो मेरी एक अलग डायरेक्टरी होगी, मैं वो एक अलग एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके जो रेगुलर यूजर है उन सबको काम करने के लिए एक
इंडिपेंडेंट डायरेक्टरी होगी वो उसी के अंदर काम करेंगे, और वो जो डायरेक्टरी होगी वो कहलाएगी होम डायरेक्टरी। ठीक है, इसमें सिस्टम से रिलेटेड फाइल, ये हमारे एडमिन यूजर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टरी। तो ये जो आर्किटेक्चर होता है इसे क्या बोला जाता है, हायरार्किकल आर्किटेक्चर। ठीक है, सबसे पहले जो डायरेक्टरी होती है मेन डायरेक्टरी ये होती है जिसे स्लैश भी कहा जाता है। ठीक है, और बाकी सारी जो अदर डायरेक्टरीज होती है वो इस तरीके से माउंटेड होती है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर क्रिएटेड होती है। ये मेन डायरेक्टरी है, बाकी सारी जो इसके अंदर बनी है इन्हें क्या बोलेंगे हम, सब डायरेक्टरी, क्योंकि एक डायरेक्टरी के अंदर बनी है सब डायरेक्टरीज होगी, और इन्हें